In the previous chapter, beta, we have discussed about the पंचायती राज, यानी कि हमने देखा था कि पंचायती राज सिस्टम 3 लेवल पर वर्क करता है, 3 टायर पर वर्क करता है। पहला होता है विलेज लेवल, दूसरा होता है ब्लॉक लेवल और तीसरा होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसी वजह से विलेज पंचायत, ब्लॉक पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत हम उसे कहते हैं। अब उसी में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ने जा रहे हैं कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। रूरल मतलब होता है बेटा ग्रामीण क्षेत्र, गांव का क्षेत्र, और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब किस तरह से वहां पर व्यवस्थाएं की जाती हैं, किस तरह से कामकाज होता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। So rural administration is made up of basically 2 words, rural and administration. अब गांव में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है बेटा? गांव में सबसे ज्यादा लोग किस चीज में इन्वॉल्व रहते हैं? चैट बॉक्स में लिखकर बताइए किस चीज में इन्वॉल्व रहते हैं। इस इमेज में बताइए क्या कर रहे हैं, ये मैसेज टाइप कर रही है। What this person is doing? He is doing agriculture, farming। यानी कि गांव में ज्यादातर व्यक्ति जो होते हैं वो किस में इन्वॉल्व रहते हैं बेटा? फार्मिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। और जो भी वो खेती करते हैं यानी कि एग्रीकल्चर परफॉर्म करते हैं, उससे वो क्या जनरेट करते हैं? क्रॉप्स। दीज आर द क्रॉप्स। तो जब क्रॉप्स बढ़कर तैयार हो जाती है तो उन्हें काटा जाता है, फूड ग्रेन्स उसमें से निकाले जाते हैं। उन फूड ग्रेन्स का वो लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ पार्ट रखते हैं अपने कंजप्शन के लिए, यानी कि उनको भी तो खाने पीने की जरूरत पड़ेगी, तो कुछ पार्ट वो अपने परिवार के लिए रखते हैं और कुछ पार्ट को वो मार्केट में ले जाते हैं सेल करने के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर खूब सारे बैग्स भरे हुए हैं व्हीट के, तो मार्केट में वो सेल करने के लिए जाते हैं। मार्केट में सेल करने के बाद उन्हें जो पैसा मिलता है उससे उनकी जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं, यानी कि हो सकता है उन्होंने सीड्स फर्टिलाइजर्स बोरो किए हों कहीं से, है ना, तो उस उधार को वो पूरा करते हैं। और अगर कुछ पैसा बचता है तो उससे वो और ज्यादा जमीन खरीदने के बारे में सोचते हैं। अब अगर और ज्यादा जमीन होगी तो और ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन होगा, और जितना क्रॉप प्रोडक्शन होगा उतनी ज्यादा सेविंग्स होगी मनी की। तो इट मींस हम यहां से क्या बात समझ रहे हैं बेटा कि जो किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए जो जमीन होती है, जो लैंड होती है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए, उनके इनकम के सोर्स को इंक्रीज करने के लिए। लैंड इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब गांव में क्या होता है बच्चों, आमतौर पर जैसे शहरों में तो हमारे जो मकान रहते हैं उन सभी की बाउंड्री वॉल्स अच्छे से बनी हुई रहती है कि यहाँ से यहाँ तक इस पर्सन का मकान है, फिर यहाँ से दिस पर्सन का मकान स्टार्ट होता है, इनकी बाउंड्री यहाँ तक है, बहुत स्पेसिफाइड रहता है। लेकिन गांव में जो फार्म फील्ड्स होते हैं ना बेटा, है ना, वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है ना। वहां पर एक बहुत ही हल्की सी मिट्टी की छोटी सी एक बाउंड्री बनाकर हम डिफरेंशिएट करते हैं कि ये खेत या ये फार्म इस पर्सन को बिलोंग करता है और वो वाला फार्म उस सेकंड पर्सन को बिलोंग करता है। यानी कि कोई ऐसी सब जगह पर, है ना, कहीं कहीं पर हो सकता है कि कोई तार की बाउंड्री बना रखी हो, कोई पिलर्स बना रखे हो, लेकिन ज्यादातर केसेस में जो अलग अलग फार्म्स होते हैं, ये जो खेत होते हैं, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए कोई बाउंड्री वॉल्स नहीं होती, एक छोटी सी मिट्टी की कोई बाउंड्री बना दी जाती, हार्डली। उसे ही कहा जाता है बेटा बंद। क्या कहते हैं हम? बंद कहते हैं उसे। बंद यानी कि वो बाउंड्री जो कि मिट्टी की बनी हुई है,
और जिसकी मदद से हम दो खेतों में अंतर कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। इसी बात को लेकर एक छोटी सी स्टोरी भी है आपकी बुक में, आपको पढ़नी होगी वो स्टोरी। मोहन और रघु, वो दो उस स्टोरी के कैरेक्टर्स है ना। मैं उस स्टोरी पर थोड़ी देर बाद आऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ पर आपके माइंड मैप को डिस्कस करना चाह रहा था, तो वापस से मैं उसी माइंड मैप पर आता हूँ। फिर कल से हम डिटेल में उस स्टोरी को लेकर आगे के चैप्टर पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में एक क्वारल इन द विलेज, यानी कि गांव में खेतों की बाउंड्री अच्छे से नहीं बनी होने की वजह से कई बार झगड़े हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है कि किसी ने किसी की जमीन को अपने कब्जे में ले लिया, कंट्रोल में ले लिया, है ना। तो इस तरह के झगड़े बहुत कॉमन रहते हैं। तो यही एक स्टोरी बनती है आपकी बुक में, जो कि पेज नंबर 1 से ही स्टार्ट हो रही है। अब मैं उस स्टोरी को आपके सामने डिस्कस करता हूँ। आपकी बुक में बता रखा है दो कैरेक्टर्स के बारे में, एक है मोहन और दूसरा है रघु, ठीक है। तो जो मोहन है वो एक व्यक्ति का नाम है, एक पर्सन का नाम है, और उसके पास थोड़ी बहुत जमीन है, वो खेती करता है। तो वो एक दिन जब सुबह अपने खेत पर जाता है, तो वो वहां पर देखता है कि रघु, जो कि उसका पड़ोसी है, उसने उसकी जमीन को थोड़ी अपनी, उसकी मोहन की जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। यानी कि जो बंद है, अभी एक वर्ड सिखाया था आपको, बंद। बंद यानी क्या होता है? मिट्टी की वह बाउंड्री जो दो खेतों में डिफरेंस करती है कि ये खेत यहां तक है और दूसरा खेत यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो मोहन ये नोटिस करता है कि रघु ने उस बंद को थोड़ा शिफ्ट कर दिया है उसके खेत की तरफ। इसका मीनिंग क्या हुआ कि रघु ने मोहन की थोड़ी जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है, यानी कि अपने कंट्रोल में ले लिया है। इस बात से मोहन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह मोहन से डिस्कस करने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। अब रघु कौन है? रघु भी उसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति है, जो बहुत ज्यादा जमीनें हैं उसके पास में। वो मोहन से ज्यादा अमीर भी है, और रघु के जो अंकल है वो उस गांव के सरपंच भी रह चुके हैं। यानी कि रघु फैमिली इज वेरी पावरफुल फैमिली, यानी कि रघु की जो फैमिली के जो पर्सन्स हैं, जो उसके परिवार के सदस्य हैं, वो ज्यादा बलशाली है, ज्यादा प्रभावशाली है। इस बात से डरता हुआ मोहन फिर भी रघु के यहाँ पर पहुंचता है और अपनी शिकायत बताता है कि क्यों तुमने ऐसा किया, और ये जो तुमने किया है ये गलत बात है। इस बात से रघु को गुस्सा आता है और रघु और उसके परिवार के लोग मिलकर मोहन की पिटाई कर देते हैं। तब मोहन को काफी ज्यादा चोट लगती है, वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है। तो उसकी आवाज सुनकर जो उसके अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं और गांव के लोगों को उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, और वो लोग सभी मोहन को बचाने के लिए आते हैं और जैसे तैसे उसको बचाकर वहां से मोहन को ले जाते हैं। तो ये है हमारा, ये पहला वाला पॉइंट मैंने डिस्कस किया। फिर सभी लोग उसको ये सलाह देते हैं कि आपको, मोहन को, कि तुम्हें इस झगड़े की कंप्लेन करनी चाहिए। यानी कि यहाँ से अब सेकंड कंसेप्ट आता है पुलिस स्टेशन का। ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पुलिस स्टेशन क्या है? जहां जिसकी मदद से एडमिनिस्ट्रेशन का बेटा एक हिस्सा है, यानी कि व्यवस्थाओं को कैसे संभाला जाता है, वो पुलिस का जिम्मेदारी होती है ना। कि कहीं पर लड़ाई झगड़ा ना हो, कहीं पर कोई गलत एक्टिविटी ना हो, तो इसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। और जब भी कोई ऐसी गतिविधि होती है, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कोई चोरी हो, डकैती हो, है ना, किसी को मार दिया जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी को चोट पहुंच जाए, या किसी का झगड़ा हो जाए, तो सबसे पहले जिसको जानकारी दी जाती है
वो होता है पुलिस। और जहां पर पुलिस बैठकर अपना वर्क परफॉर्म करती है उसे कहा जाता है पुलिस स्टेशन। इसलिए मोहन के मित्र सभी उसे कहते हैं कि तुम लोग जाओ और रघु की कंप्लेंट करो। तो सभी लोगों के समझाने पर मोहन पुलिस स्टेशन में जाता है। अब यहाँ पर पुलिस स्टेशन का कौन सा एरिया है ना बेटा, क्योंकि भारत तो बहुत बड़ा देश है। अगर हम एक पुलिस स्टेशन पूरे देश को तो कंट्रोल कर नहीं सकता, तो हर पुलिस स्टेशन छोटी छोटी जगहों पर बेटा पुलिस स्टेशन बनाए जाते हैं। और हर पुलिस स्टेशन में उसके आसपास की जो एरिया होता है वो उसके कंट्रोल में आता है, ताकि किसी भी व्यक्ति को अगर FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, है ना, जो हम शिकायत दर्ज कराते हैं ना बेटा पुलिस स्टेशन में, उसे कहा जाता है FIR। फुल फॉर्म क्या है FIR की? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो जो व्यक्ति अगर कोई शिकायत करवाना चाहता है, FIR करवाना चाहता है, तो उसे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े, वो अपने नजदीक के ही उस एरिया का जो पुलिस स्टेशन है, जिस एरिया में वो व्यक्ति रहता है, वो वहां पर जाकर रिटर्न फॉर्मेट में रिटर्न एप्लीकेशन वो दे सकता है। तो और जो पुलिस स्टेशन का जो हेड होता है उसे हम कहते हैं SHO। SHO की फुल फॉर्म क्या है? स्टेशन हाउस ऑफिसर। ठीक है। तो मोहन को जब सभी लोग समझाते हैं तो वो पुलिस स्टेशन में जाता है, SHO से बात करता है कि इस तरह से रघु ने मेरी जमीन को अपने कंट्रोल में ले लिया है और मैं यहाँ पर उसकी शिकायत करवाने आया हूँ, क्योंकि मैंने जब उससे इसकी कंप्लेन की तो रघु और उसके परिवार के सदस्यों ने मुझे काफी मार पिटाई की, है ना। तो SHO पहले तो उसे डांट के भगा देता है कि नहीं है, हम कोई आपकी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। लेकिन जब मोहन के दोस्त और बाकी गांव वाले पुलिस स्टेशन के अंदर आते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर, तब उसको थोड़े सा समझ में आती है बात, और वो फिर जो मोहन की जो शिकायत होती है, यानी कि जो उसकी कंप्लेन होती है, वो उसे लिखता है। ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? ये 2 पॉइंट मैंने पढ़ा दिए बेटा आपको, है ना। ये वाली चीजें है ना, गांव में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन ये भी डिस्कस हो गया, और द वर्क एट द पुलिस स्टेशन क्या क्या काम होते हैं ये भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है। अब एक और बात हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेटा कि ये वाला कंसेप्ट अब पढ़ने जा रहे हैं हम, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। ठीक है। अब इधर की साइड पर फोकस करिएगा आप लोग। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि गांव में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट किसी व्यक्ति के पास क्या चीज है, वो है उसकी जमीन। तो मैंने अभी ये भी पढ़ाया बेटा आपको कि गांव में जो जमीनें होती हैं, जो खेत होते हैं, उनकी कोई बड़ी बड़ी बाउंड्रीज नहीं बनी हुई रहती है ना। तो फिर कैसे पता लगेगा कि किसकी जमीन कहाँ तक है? उसको हमें कहीं तो रिटर्न में लिखना पड़ेगा ना कि X पर्सन के पास इतनी जमीन है और यहाँ से यहाँ तक की जमीन है, उसका मेजरमेंट भी होता है और उसे एक डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड भी किया जाता है। ठीक है बच्चों। तो एक व्यक्ति होता है ना, गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड पर्सन होता है, जिसका नाम है पटवारी। क्या नाम है बेटा? पटवारी। ये पटवारी पर्सन क्या करता है? ये इट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया जाता है। इसकी ड्यूटी क्या है? इसकी ड्यूटी ये है कि जो भी उस विलेज पंचायत में, उस पंचायत के जो लोग हैं, उनके पास में कितनी जमीन है, कहां से कहां तक जमीन है, किसके नाम पर कौन सी जमीन है, यानी कि किस जमीन का कौन मालिक है, उसके कौन कौन हिस्सेदार हैं, कौन कौन उसके पार्टनर्स हैं, उस जमीन पर किन किन क्रॉप्स को डेवलप किया जाता है, उन क्रॉप से उन्हें कितनी कमाई होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना पटवारी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। और पटवारी इन सारी चीजों को जिस डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड करता है, उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है बेटा खसरा पट्टा।
क्या कहते हैं हम उस डॉक्यूमेंट को? खसरा पट्टा। देखो इस तरह का एक डॉक्यूमेंट होता है। मैप दिख रहा है आपको? यानी कि इस मैप में छोटी छोटी बाउंड्रीज बनाकर बताया जाता है कि कौन सा प्लॉट किससे बिलोंग करता है ना। और ये वो डॉक्यूमेंट है, इसे कहा जाता है खसरा पट्टा। अलग अलग कॉलम्स बने हुए हैं कि किस कॉलम में किस व्यक्ति की जमीन है, वो क्या क्रॉप्स डेवलप करता है, अलग अलग जानकारी सब कुछ लिखी जाती है। तो यहाँ पर हमने सीखा कि लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है? पटवारी की है। ठीक है बच्चों। अब इन पटवारी के ऊपर, यानी कि क्या सभी विलेज पंचायत के, क्योंकि हर पंचायत पे एक पटवारी होगा हु इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, तो इन पटवारियों को क्या ये सही काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, तो इनको सुपरवाइज करने के लिए एक पोस्ट बनाई जाती है, एक अधिकारी को अपॉइंट किया जाता है, ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, और उसका नाम है तहसीलदार, है ना। और वो तहसीलदार कहाँ पर बैठता है बेटा? आपको 3 लेवल्स बताए थे ना, एक विलेज लेवल, दूसरा बताया था ब्लॉक लेवल। तो ब्लॉक लेवल का जो हेड होता है उसे कहा जाता है तहसीलदार। क्या कहेंगे बच्चों? तहसीलदार। तहसीलदार की क्या जिम्मेदारी है? सभी पटवारी के वर्क को सुपरवाइज करना, है ना। ये एक पोस्ट होती है बेटा इंडियन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से। वो एक एग्जामिनेशन होता है, आपको फाइट करना पड़ता है, फिर उसमें रैंक के अकॉर्डिंग तहसीलदार का अपॉइंटमेंट होता है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो और रेवेन्यू जो ऑफिसर्स होते हैं ना, उन्हें ही तहसीलदार भी कहा जाता है। यानी कि बेटा हम तहसीलदार कहें या रेवेन्यू ऑफिसर कहें, एक ही बात है। तो विलेज पंचायत पर, यानी कि ग्राम पंचायत पर गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिसर अपॉइंट हुआ है उसे क्या कहेंगे हम? पटवारी। ब्लॉक लेवल पर, तहसील लेवल पर जो ऑफिशियल अपॉइंट हुआ है उसे क्या कहेंगे हम? तहसीलदार। अब ऐसे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ब्लॉक्स रहते हैं, तो हर ब्लॉक का एक तहसीलदार होगा। तो फिर जितने भी ब्लॉक्स हैं वो सब मिलकर क्या बनेंगे? डिस्ट्रिक्ट। तो फिर डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होगा उसे कहा जाता है बेटा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है। तो सबसे ऊपर बॉस कौन हुआ? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या करता है? उस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ब्लॉक्स हैं और उन ब्लॉक्स के जितने भी हेड हैं, यानी कि उनके तहसीलदार हैं, उनके काम को सुपरवाइज करता है। फिर तहसीलदार क्या करता है? उस तहसील में जितनी भी ग्राम पंचायत आती हैं और उन ग्राम पंचायत के जो हेड हैं, यानी कि जो पटवारी हैं, उनका काम कैसा है? ये सुपरवाइज करता है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जाता है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट को बांटा जाता है तहसील में, तहसील को बांटा जाता है ग्राम पंचायत में। तहसील को कई जगह पर, कई स्टेट्स में तालुका भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। इसके बाद पटवारी की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये मैंने आपको कर ही दिया, समझा ही दिया। यानी कि ये वाला पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पटवारी। ये वाला पॉइंट हमारा डिस्कशन हो गया है। अब आ जाते हैं डिफरेंट नेम्स ऑफ पटवारी पर। यानी कि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट्स में पटवारी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे राजस्थान में तो हम पटवारी ही कहते हैं, लेकिन इस पोस्ट के अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है। जैसे इसे लेखपाल नाम से भी जाना जाता है, कानूगा, कानूगा भी कहा जाता है, कर्मचारी भी कहा जाता है, विलेज ऑफिसर भी कहा जाता है। तो ये वो सारे नाम हैं जिन नामों से पटवारी को अलग अलग स्टेट्स में जाना जाता है। अब सबसे लास्ट में हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? ए न्यू लॉ। वो न्यू लॉ क्या है बच्चों? न्यू लॉ ये है कि पहले हमारे भारत में क्या होता था बच्चों, कि अगर कोई प्रॉपर्टी है, कोई संपत्ति है, तो उसमें लड़कियों का अधिकार नहीं होता था। यानी कि जैसे बॉय चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड होता है ना, तो गर्ल्स को राइट नहीं था अपने फादर की प्रॉपर्टी में कोई भी शेयर का। यानी कि अगर जैसे ही लड़की की शादी हो जाती है या वो घर पर भी रहती है किसी रीजन की वजह से, तो केवल
फादर की प्रॉपर्टी या जो भी एंसेस्टर प्रॉपर्टी, एंसेस्टर मतलब उनके पुश्तैनी जो संपत्ति होती है, जो उनको अपने पुरखों से मिली हुई प्रॉपर्टी रहती है, या जो भी उनके पास प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पर केवल और केवल लड़कों का ही अधिकार हुआ करता था। पहले भारत में लड़कियों को किसी भी तरह का अधिकार नहीं मिलता था जायदाद या प्रॉपर्टी में। तब भारत में इस कानून में बदलाव किया गया, एक अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब परिवर्तन करना, बदलाव किया गया। और वो बदलाव क्या था, ये पढ़िए ध्यान से। सन्स, डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड। यानी कि अगर कोई प्रॉपर्टी है जो एंसेस्टर है, यानी कि पुरखों की कोई संपत्ति है या कोई पिता की संपत्ति है, तो जितना हक, जितना शेयर या जितना अधिकार लड़के का होगा, उतना का उतना अधिकार लड़कियों का या माताओं का या बहनों का भी उसी में होगा। यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो पहले होता था ना, कि लड़के को ही मिलेगी प्रॉपर्टी, लड़कियों को नहीं मिलेगी, उस डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त किया गया इस नए लॉ के थ्रू। और उस लॉ का नाम क्या है, कहां पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ बेटा, है ना, देखिए ध्यान से, ये रहा। ठीक है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। क्या नाम है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अब भारत में लड़कियों को भी लड़कों के समान ही अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा लेने का पूरा अधिकार है। अगर वो चाहें तो अपने पिता से अपने भाई की तरह बराबरी का हिस्सा मांग सकती है, और कोर्ट उस चीज को मना नहीं करेगा। यानी कि देश का कानून कहता है कि लड़कियों को भी लड़कों के तरह ही समान प्रॉपर्टी मिलेगी, कोई भी उसे मना नहीं कर सकता है। तो ये था बेटा आज का टॉपिक आपके लिए, है ना। आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में आई होंगी। 2 मिनट बात कर लेते हैं। यस सर, अंडरस्टूड। सर समझ में आ गया।